हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड केस स्टडीज। यानी यहाँ पर मैं कुछ केस स्टडीज लेके आया हूँ जो आने वाले एग्जाम में आपको जरूर जरूर करके जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन। Guru Randhawa, the famous playback singer, always spends time for the practice and add his creativity in his singing. मैंने गुरु रंधावा का लाइव शो भी अटेंड किए हैं और बहुत ही जबरदस्त सिंगर है। लाइक गुरु रंधावा, मिस्टर विकास, मैनेजर ऑफ अकाउंट्स गुरु लिमिटेड, uses his creativity and practice management skills under different situations to manage the business. तो कहाँ से गुरु रंधावा का जो सिंगर है उसकी क्वालिटी को सेम कंपेयर करते हुए यहाँ पर कहा गया कि मिस्टर विकास जो मैनेजर है वो भी अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस करता है मैनेजमेंट स्किल को अंडर डिफरेंट सिचुएशन टू मैनेज द बिजनेस। द एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एज एवरी डे ही रिवॉर्ड्स एम्प्लॉयज फॉर पंक्चुअलिटी एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, और दूसरा नेम एंड डिफाइन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी से बताइए आपके जहन में क्या आ रहा है। और यहाँ पे कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं हमेशा कीवर्ड देखना है, यूजेस हिज क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट। तो ऐसा कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट, जहां आपको लगता है कि यहां आइडेंटिफाई हो रहा है। तो यस, अगर आपने सोच लिया कि यहां पर आंसर डिस्कस करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द केस इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज वहां पर कीवर्ड यही मेंशन थे। और आर्ट क्या होता है? इट इज अ स्किलफुल एंड द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी जो आपको आता है थियोरेटिकल नॉलेज है उसको कैसे आपने अप्लाई करना है स्किलफुली, वो होता है आर्ट। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के थ्रू हम कर सकते हैं। बी पार्ट में था कि इसी तरह से आप कोई अदर टू नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताइए, तो उसका आंसर क्या रहेगा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस भी होता है। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ द नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस। सेकेंड, इट कंटेन्स प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स विच एक्सप्लेन्स अ फिनोमिनन। तो ये आपने एज अ साइंस भी समझाना है अपने आंसर के अंदर। और दूसरा, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एज अ प्रोफेशन, ट्रीटेड एज अ प्रोफेशन। अ प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन backed up by special knowledge and training in which entry is restricted। तो क्वेश्चन के साथ मैं स्पेसिफिक आंसर भी लिख रहा हूँ, आपको सैंपल आंसर कि किस तरह से आपको आंसर वहां पर एग्जाम में लिखना है। तो बेस्ट वे है केस स्टडी को क्रैक करने का, ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहां पर। इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स डिपार्टमेंट वांट्स टू इंक्रीज द सेल बाय 20%. So, sales department plan to offer extra discount to customers. Finance department raise objection on it as they say it will result in loss of revenue and the company may face liquidity problem. आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन रेफर्ड हेयर। तो आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ रखी होगी, आप देख के बताइए ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। दूसरा, ऑल्सो स्टेट टू अदर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, साथ में आपको बाकी के दो भी लिखने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सही आंसर रहेगा हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं, अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। तो जब तक इनमें आपस में तालमेल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों में आपस में क्या था? कन्फ्लिक्ट था, जैसा इसमें दिखाया गया, बताया गया आपको। तो यहाँ पर है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो अदर टू इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस हो सकती है कोऑर्डिनेशन की, वो होती है ग्रोथ इन साइज और दूसरा स्पेशलाइजेशन। तो ये आंसर आपके सामने है। आई होप इसके बारे में आप लिख के आएंगे एंड यू कैन गेट द फुल मार्क्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The manager of LML Industries is overburdened with routine work and is unable to concentrate on core issues of the company. जो मैनेजर है एलएमएल इंडस्ट्री का, वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया अपने रूटीन काम से, और अब वो चाहता है कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही एंट्रस्टेड सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट टू शेयर सम ऑफ हिज रूटीन वर्क। तो उसने अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे दी है, साथ साथ में उसको अथॉरिटी भी दे दी है। तो आपने बताना है विच कॉन्सेप्ट और प्रोसेस इज यूज बाय द मैनेजर। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट और प्रोसेस मैनेजर ने यूज किया है? बी, द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड अबव इज एन एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेम द प्रिंसिपल। और सी, इज द मैनेजर लायबल इफ द सबऑर्डिनेट इज अनेबल टू कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंगली विद इन द टाइम, गिव रीजन। तो क्या यहाँ पर उसको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाएगा अगर वो काम टाइम पे नहीं होता? तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, वो क्या है? सोच के बताइए जल्दी से, क्या लग रहा है आपको कि उसने अपना अथॉरिटी दे दिया? तो आप कहेंगे यस सर, द राइट आंसर शुड बी व्हाट? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से यानी किसका एक्सपेंशन है? जहां बी पार्ट में था, ये किसका एक्सपेंशन है? यहां बी पार्ट में हमने पूछा, एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर लूं। तो यहां पर
पूछा गया था कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई अबव इज एन एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो जो डिवीजन ऑफ वर्क है उसी का यहाँ पे आप एक्सटेंशन देख रहे हैं। और सी में क्या लिखा गया, इज द मैनेजर लायबल इफ द सबऑर्डिनेट इज अनेबल टू कंप्लीट द टास्क? यस, बिकॉज जो आपकी जवाबदेही है, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, वो आप डेलीगेट नहीं कर सकते। तो अगर काम लेट होता है तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा नेक्स्ट का, यस द मैनेजर विल बी लायबल एज अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर विकास द असिस्टेंट मैनेजर है। बहुत ही आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना पड़ सकता है। और हमेशा केस स्टडी बेस में हमेशा कहते हैं कि बजाय पहले जो स्टेम ऑफ द क्वेश्चन है, आप नीचे जो ऑप्शंस हैं, जो आंसर, जो क्वेश्चन मांगे पहले उनको पढ़ लीजिए, ताकि उनको पढ़ने के बाद आप इस स्टोरी को बेहतर समझेंगे। अदरवाइज आपको ये जो केस है 3 बार पढ़ना पड़ जाएगा एग्जाम के अंदर अगर ऐसा आता है, बिकॉज इसको समझने के लिए पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे नीचे लिखा गया, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय अकाउंट्स गुरु लिमिटेड टू फिल अप द अबव वैकेंसीज। तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑल्सो स्टेट एनी वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी जो भी हमने सोर्स यहाँ पे फॉलो किया है उसके बारे में आपने क्या करना है, एक मेरिट बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विकास एक असिस्टेंट मैनेजर है, नोट कर लीजिए। योगेश एक मार्केटिंग मैनेजर है या मार्केटिंग हेड है, और जो शालिनी है वो एचआरएम है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है अकाउंट्स गुरु लिमिटेड में। अब तीनों ने डिसाइड किया कि हम जॉब को छोड़ देते हैं। अब जॉब को छोड़ेंगे तो वैकेंसीज खाली हो जाएगी। तो जो कंपनी का सीईओ है उसने बुलाया एचआरएम को, शालिनी को, जो शालिनी जो जॉब छोड़ रही है उसको बुलाया कि भैया जॉब छोड़ने से पहले आप ये तीनों पोजीशन को फिल करके जाइए। किसकी? विकास जो असिस्टेंट मैनेजर है, योगेश जो मार्केटिंग हेड है, और खुद शालिनी की। तो शालिनी ने क्या कहा, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। शालिनी ने रिक्वेस्ट किया टू फिल हर जॉब वैकेंसी, जो किसके थ्रू, विद हर सबॉर्डिनेट मिस काजल, जो बहुत ही कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्दी है। तो शालिनी ने क्या सजेस्ट किया कि आप मेरे सबॉर्डिनेट मिस काजल को, बहुत ही विश्वास के लायक है, ट्रस्टवर्दी है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, अगर आप उसको हिरार्की में मूव अप कर दें, ऊपर ले जाएं और उसको प्रमोट कर दें, तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा इस कंपनी की एचआरएम बनने के लिए। तो जो सीईओ था उसने एग्री कर लिया, और काजल को क्या है, आपने क्या दे दिया पोजीशन एचआरएम की, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। अब जब काजल एचआरएम बन गई तब बाकी की 2 पोस्ट अभी खाली थी, विकास और योगेश की। तो उसके लिए वो गई ब्राइट रिक्रूटर्स के पास, और उसने उनको कहा, जिन्होंने एडवर्टीजमेंट डाली कि पोस्ट ऑफ मार्केटिंग के लिए, हेड के लिए अकाउंट्स गुरु लिमिटेड में, और उन्होंने रिक्रूट कर लिया एक सूटेबल कैंडिडेट उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू यानी एक्सटर्नल वे से एक एम्प्लॉय को आपने रिक्रूट किया है। और जो विकास की वैकेंसी थी, जो असिस्टेंट मैनेजर था, वॉज फिल्ड अप बाय द स्क्रीनिंग द डेटा बेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स लाइंग इन द ऑफिस। जो कैजुअल कॉलर्स आते रहते हैं, उनकी एप्लीकेशन पड़ी रहती है, उनमें से फाइल खोली और निकाल के विकास के लिए उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया। तो आपने आइडेंटिफाई करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय अकाउंट्स गुरु लिमिटेड कौन से हैं, इन सब चीज़ों को, जॉब को, जो 3 पोजीशन फिल करने के लिए। तो अलग अलग आपको समझा दिया गया, हिंट आपको मिल गया होगा, और हर एक मेरिट बताना है आपको इनको, जो आपने जॉब फिल करी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज को हमने यूज किया है टू फिल द वैकेंसीज। अगर बात करें इंटरनल की, तो यहाँ प्रमोशन थी। इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन विच एम्प्लॉय शिफ्टेड टू हायर पोस्ट। जो शालिनी की वैकेंसी थी वो काजल को प्रमोट करके की थी, तो वो था प्रमोशन। दूसरा था हमने प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट के थ्रू, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट था। दीज एजेंसीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विसेज इन मैचिंग द पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। द वैकेंसी ऑफ योगेश वॉज फिल्ड बाय दिस सोर्स, जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू किया था हमने। और तीसरा था कैजुअल कॉलर्स, यानी इट इज एन again an external source of recruitment through which the organization keeps a database of unsolicited, जो अभी तक उनको जॉब नहीं दी थी बट उनकी एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे विकास की वैकेंसी भी इस तरह से हमने फिल की थी। तो मेरिट क्या है, प्रमोशन का, जो आपने देखा पहला हमने प्रमोशन किया था, दूसरा हमने क्या किया था यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू, और तीसरा कैजुअल कॉलर्स। इन तीनों का एक एक आपको इंपॉर्टेंस यहाँ लिखनी है और आपने याद कर रखी है, यानी मेरिट लिखना है, और वो मेरिट लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फाइन, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आंसर आप लिख के आएंगे एग्जाम में, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, XYZ Electronics Limited invited subscriptions from the public through issue of prospectus. Chetan applied for 700 shares but was allotted only 500 shares by XYZ Electronics Limited. After 6 months, he decided to sell 250 of these shares.
विच मार्केट शुड चेतन अप्रोच एंड वाई, कहाँ पे जाके वो इनको शेयर्स को बेच सकता है, और कोई 3 एडवांटेज बताइए सेलिंग थ्रू सच अ मार्केट आइडेंटिफाई इन द पार्ट ए। आप सब जानते हैं कि जो शेयर्स ऑलरेडी उसके पास हैं उसको प्राइमरी मार्केट में नहीं जाना, उसको जाना है सेकेंडरी मार्केट में। तो चेतन को यहाँ पर स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट जाना पड़ेगा, बिकॉज ही इज सेलिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय हिम। तो पहले का आंसर रहेगा सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज। और फिर आपको लिखने हैं स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन एडवांटेजेस यहाँ पर, और वो आप पहले से याद कर चुके हैं। उनमें से आप कोई भी 3 या 4 लेके आएंगे, जैसे मार्क्स है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो पहला है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा है सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन, थर्ड जो है यहाँ पर प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, और इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इट्स नॉट अ केस बेस, बस मैंने यहाँ पे लिया है इसलिए कि आपको ये भी केस बेस में आ सकता है। यहाँ पर हम साथ साथ में आपसे चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से आपने सेबी के बारे में पढ़ा है। अगर इस स्टेटमेंट को देखें, सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, गिव 4 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इनके क्या है, ये पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट से आप कौन सा फंक्शन सेबी का इसको डिकोड कर पा रहे हैं, यानी यहाँ पर प्रोटेक्टिव फंक्शंस के बारे में हम पूछ रहे हैं, जो वॉचडॉग का जो इसमें पॉइंट गिवन था। तो यहाँ पे आपने चारों के चारों प्रोटेक्टिव फंक्शन लिख के आने, और 4 में से 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन सेकेंडरी मार्केट, इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग। आप समझते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर की खबर बाहर जब निकल जाती है तो लोग उसका मिसयूज करते हैं, एंड दिस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। और यहाँ पे पेनल्टीज लगाएंगे अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। इट अंडरटेक स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड इट प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिस इन कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये आपने याद किया है, बट जब इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आता है तो आपको ये चारों के चारों लिखने पड़ेंगे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड अ कंपनी एश्योर्ड इट्स एम्प्लॉइज दैट नो एम्प्लॉय वुड बी रिट्रेंच फॉर द जॉब, यानी रिट्रेंच मतलब बाहर नहीं निकाला जाएगा, थ्रो नहीं किया जाएगा। नेम द इंसेंटिव दैट द कंपनी हैज ऑफर टू इट्स एम्प्लॉइज, कौन सा इंसेंटिव आपने पढ़ा है यहाँ पे कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ऑफर कर रही है। आइडेंटिफाई कीजिए कोई भी टाइप ऑफ इंसेंटिव्स इसी तरह के और बताइए जो आपने आइडेंटिफाई किया पार्ट ए में, एंड एक्सप्लेन एनी 2 मोर इंसेंटिव ऑफ द टाइप आइडेंटिफाइड इन पार्ट बी। तो सबसे पहले आपने बताना है कौन सा इंसेंटिव है यहाँ पर कि हम आपको नहीं निकालेंगे। तो ये जॉब सिक्योरिटी है बेसिकली। तो आंसर देखते हैं क्या है यहाँ पे। येस, द आंसर इज जॉब सिक्योरिटी। और कौन सा इंसेंटिव है यहाँ पर, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, इट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो आंसर बी का रहेगा नॉन फाइनेंशियल। और सी पार्ट में था कि ऐसे आप और बताइए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से हो सकते हैं। तो उसमें स्टेटस है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब एनरिचमेंट है, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है। तो ये सब इनमें से आप कोई भी लिख के आएंगे, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, कितने मार्क्स है उतने पॉइंट लिख के आएंगे, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोहन हु वाज अ वेजिटेरियन लाइक मी वेंट टू अ स्नैक बार फॉर हैविंग अ फ्रेंच फ्राइज एंड लेटर फाउंड दैट इट हैज नॉन वेजिटेरियन कंटेंट। नीदर द एडवर्टीजमेंट नॉर द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट displayed that the product has non-vegetarian content. Will Rohan be able to claim compensation? Identify and explain the right of the consumer being violated in the given case. Explain the rights of a consumer. राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल। तो सबसे पहले बताइए यहाँ आपको क्या लगता है कि पैकेजिंग में जो नहीं लिखा था कि ये वेज है नॉन वेज है, तो कौन सा अधिकार था जो रोहन के पास था, और वो अधिकार किसी का है, वो अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो येस, रोहन विल बी एबल टू क्लेम द कंपनसेशन एज अ सेलर हैज वायलेटेड द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी उसको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि यहाँ पर जो CPA है 2019 उसमें कहा जाता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इज अबाउट द क्वालिटी, quantity, purity, standard and price of the goods and services that someone intend to purchase. This is important to ensure that the consumers are able to make a proper choice and decision to protect them against the unfair practices, deceptive advertisement and misleading labels. तो यहाँ पर the manufacturers have to provide the information about the product on the package or the label. तो आज देखते हैं लाल निशान भी आता है, हरा निशान भी आता है, तो वो इसलिए मेंशन किया जाता है पैकेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सेशन। आई होप सो ये था हमारा आज का शॉर्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। आगे सीरीज देखने के लिए डू लाइक सब्सक्राइब, और अगर एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले जो अगले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके हम आ रहे हैं। सो तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।